हेलो व्यूअर्स, वेलकम अगेन। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ डिवोर्स अंडर मुस्लिम लॉ। तो फ्रेंड्स, हमेशा की तरह फिर हम देख लेते हैं कि इस्लाम के आने से पहले डिवोर्स की क्या सिचुएशन थी। तो फ्रेंड्स, इस्लाम के आने से पहले एक मेल अपनी वाइफ को कितनी भी बार डिवोर्स कर सकता था और किसी भी मंथ के किसी भी पीरियड में वो डिवोर्स कर सकता था। वो डिवोर्स जो है इरिवोकेबल कभी नहीं होती थी। एनी नंबर ऑफ टाइम्स ही कुड डिवोर्स हिज वाइफ एंड ही कुड टेक हर बैक। कितनी भी बार वो उसको तलाक 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 दे दे और उसके बाद चाहे तो उसको फिर से वापस अपने साथ रखना शुरू कर दे, और जब उसका दिल किया तब उसने फिर से, चाहे कोई रीजन हो या नहीं हो, उसको फिर से डिवोर्स कर सकता था। उसके साथ ही साथ फ्रेंड्स, कोई भी मेंटेनेंस का प्रोविजन नहीं था कि अगर एक हस्बैंड अपनी वाइफ को डिवोर्स करता है तो उसके बाद उसको उसको मेंटेन करना होगा, कोई लाइबिलिटीज होंगी या उसकी चिल्ड्रन के टुवर्ड्स कोई लाइबिलिटीज होंगी। ऐसा कोई भी रूल नहीं था फ्रेंड्स। और उसके साथ ही साथ वाइफ का कोई भी राइट नहीं था अपने हस्बैंड से कि वो डिवोर्स सीख कर सके। मतलब वाइफ जो है, अगर कभी भी, चाहे वो कितनी भी ट्रबल में है, कितनी भी उसको प्रॉब्लम्स अपने हस्बैंड से, वो कभी भी डिवोर्स सीख करने का उसका कोई भी राइट नहीं था। तो फ्रेंड्स, इस्लाम के आने के बाद की सिचुएशन क्या हुई? सबसे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हदीस है सुनन अबू दाऊद की, चैप्टर 12, नंबर 2173। ये है, ऑफ ऑल द परमिटेड थिंग्स द मोस्ट डिटेस्टेबल इन द आईज ऑफ गॉड इज डिवोर्स। वो तमाम चीजें जो कि परमिटेड हैं, जो कि हलाल या जायज हैं इस्लाम के अंदर, उन सब में डिवोर्स सबसे ज्यादा नापसंदीदा चीज है गॉड की, अल्लाह की आईज में। यानी परमिटेड तो है, क्योंकि बहुत बार ऐसी सिचुएशन लाइफ में अराइज हो जाती है, हस्बैंड और वाइफ के रिलेशंस इतने खराब हो जाते हैं कि उस रिलेशनशिप को कैरी करने के लिए इस्लाम नहीं कहता है कि उसको आप जिंदगी भर उस बर्डन को ढोइए, चाहे आप के रिलेशंस कितना भी खराब क्यों ना हो और आपकी लाइफ कितनी ज्यादा रुइन क्यों ना हो जाए। ऐसा नहीं है। डिवोर्स इज अ परमिटेड थिंग, लेकिन जितनी परमिटेड थिंग्स हैं उन सब में सबसे खराब चीज जो अल्लाह ताला को, गॉड को सबसे नापसंदीदा है, वो डिवोर्स है। तो डिवोर्स को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम इस हदीस को हमें पढ़ना और जानना बहुत जरूरी है कि ये एक बहुत ही नापसंदीदा चीज है। उसके बाद फ्रेंड्स आ जाइए एक और कुरान की आयत के ऊपर। फ्रेंड्स, सूरा नंबर 4 वर्स नंबर 35 कहती है, एंड इफ यू फियर अ ब्रीच बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, रेफर द मैटर टू टू आर्बिट्रेटर्स, वन चूजन फ्रॉम द फैमिली ऑफ ईच पार्टी, इफ दे रिकमेंड रिकंसिलिएशन बिटवीन देम। यानी अगर आपको लगता है कि हस्बैंड और वाइफ जो है वो अपनी हुदूद पर नहीं रह पाएंगे, अपनी हदों को कायम नहीं रख पाएंगे, और उनमें तोड़ का खतरा है, उस रिलेशन को तोड़ने का अगर खतरा लगता है, तो आप इस मैटर को दो आर्बिट्रेटर्स को, दो फैसला करने वालों को रेफर कीजिए जो दोनों पार्टीज से आते हों। मतलब कुछ जो हस्बैंड है उसकी फैमिली से और कुछ जो है वो वाइफ की फैमिली से, या चाहे जिसे वो चाहे, दोनों पार्टीज के आर्बिट्रेटर्स सुलह कराने वाले लोगों को आप बैठाइए, और हो सकता है वो उनके बीच में सुलह करा पाए, रिकंसिलिएशन करा पाए। तो फ्रेंड्स, क्योंकि कुरान कोई चीज कह रहा है तो मुस्लिम लॉ हमें कहाँ से मिलता है? कुरान और हदीस से। तो ये हमारे लिए लॉ है। जो कुरान के जितने भी कमांडमेंट्स हैं, कुरान के जो भी वर्सेस हैं, वही हमारे लिए लॉ है। तो कुरान कह रहा है, यानी लॉ कह रहा है, ये मुस्लिम लॉ इसको हम कहेंगे कि अगर हस्बैंड और वाइफ के बीच में ब्रीच का खतरा है तो आप आर्बिट्रेटर्स को पहले बैठाइए, उनमें सुलह कराने की कोशिश करिए, हो सकता है कि वो करा पाए। तो फ्रेंड्स, ये डिवोर्स को जो इस्लाम ने देखा, जो पहले से डिवोर्स चलती आ रही थी, उसको बहुत ही एक्सट्रीम डिसअप्रूवल की नजरों से देखा, और वो पुरानी वाली जो डिवोर्स के तरीके थे उन सब को बिल्कुल भी अप्रूव नहीं किया, और इनफैक्ट उसके ऊपर लिमिट्स लगा दी, उसके ऊपर बहुत सारी कंडीशंस को इम्पोज कर दिया गया। तो फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं वो सारे मोड्स जिसको इस्लाम ने अप्रूव किया डिवोर्स के, या सेपरेशन के, या डिसोल्यूशन ऑफ अ मुस्लिम मैरिज के। तो इसमें बहुत सारे टेक्स्ट बुक राइटर्स ने अपने अपने बहुत अलग तरीकों से दिया है। जो मुझे सबसे लॉजिकल और सबसे इजी टू अंडरस्टैंड उसका क्लासिफिकेशन लगा है, उस तरीके से मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो रिकॉग्नाइज्ड मोड्स हैं एक मैरिज के डिसोल्यूशन के, उसमें पहला आ जाता है डेथ ऑफ ईदर पार्टी। यानी अगर दोनों में से किसी भी पार्टी की डेथ हो जाए तो मैरिज ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है। उसके बाद फ्रेंड्स, बाय एक्ट ऑफ ईदर पार्टी, मतलब दोनों पार्टीज में से किसी के भी एक्ट से जिस तरह से डिसॉल्व हो जाती है मैरिज, वो कौन कौन से तरीके हैं, इसको हम तीन पार्ट्स में अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले हस्बैंड के एक्ट से, दूसरे नंबर पे वाइफ के एक्ट से, और तीसरे नंबर पे दोनों की म्यूचुअल कंसेंट से। तो फ्रेंड्स, जो डिवोर्स हस्बैंड के एक्ट से होती है वो तीन तरह की होती है: तलाक, इला और जिहर। उसके बाद फ्रेंड्स, वाइफ के एक्ट से जो डिवोर्स होती है उसको तलाक तफवीज कहा जाता है, और जो दोनों की म्यूचुअल कंसेंट से जो डिवोर्स होती है वो भी दो तरह की है: खुला और मुबारक।
अब फ्रेंड्स आ जाते हैं तलाक के ऊपर। तो तलाक भी है जो है उसको हम अभी डिस्कस करेंगे, वो भी दो तरह की है, तलाकुल सुन्नत और तलाकुल बिदअत। उसको भी दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है। और फ्रेंड्स लास्टली जो जुडिशियल प्रोसेस से जो डिवोर्स होती है उसको लियन और फर्स्ट दो में डिवाइड किया गया है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ जो हस्बैंड के एक्ट से जो डिवोर्स होती है, यानी कि तलाक, इला और जहर जिहर, उसी को अभी मैं एक्सप्लेन करूंगी। तो फ्रेंड्स तलाक देने के जो रिकॉग्नाइज्ड तरीके हैं उसको भी दो में डिवाइड कर लेते हैं, तलाकुल सुन्नत और तलाकुल बिदअत। तलाकुल सुन्नत वो है जिसको प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अप्रूवल मिला है, और तलाकुल बिदअत वो है, बिदअत कोई भी ऐसी चीज को कहते हैं जो इस्लाम के अंदर जिसको जो इनोवेट की गई है, जो कि इस्लाम के आने के साथ साथ नहीं आई बल्कि बाद में वो इनोवेट की गई फॉर मे बी एनी रीजंस, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स वो तलाकुल बिदअत कहलाएगी, जो कि अप्रूव्ड नहीं है, प्रॉफिट ने जिसको अप्रूव नहीं किया, लेकिन जिसको प्रॉफिट ने अप्रूव किया वो तलाकुल सुन्नत कहलाती है। अब तलाकुल सुन्नत के भी दो तरीके हैं, एहसन और हसन। एहसन मीन्स जो मोस्ट अप्रूव्ड है, जो सबसे ज्यादा बेहतर तरीका माना गया है, और सेकंड नंबर पे हसन, वो भी अप्रूव्ड है, वो भी ठीक तरीका है, लेकिन सबसे ज्यादा अप्रूव्ड नहीं, सबसे ज्यादा एहसन है और उसके बाद हसन है। और फ्रेंड्स तलाकुल बिदअत जो है उसमें भी दो तरीके से लोग डिवोर्स देते हैं, एक ट्रिपल डिवोर्स होती है और एक ही वन इरिवोकेबल डिवोर्स। फ्रेंड्स जो वर्ड तलाक है उसका लिटरल मीनिंग है टेकिंग ऑफ एनी टाई, किसी भी बंधन को, किसी भी रिलेशन को तोड़ना या खत्म करना। तो फ्रेंड्स इसमें जो स्कूल्स हमने पहले डिस्कस किए थे, तो स्कूल्स में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, स्कूल्स ऑफ थॉट्स के ओपिनियंस में। तो हनफी लॉ जो है, तो हनफी लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी एक पर्टिकुलर फ्रेज या फॉर्म की जरूरत नहीं है, बल्कि उसे ओरली या रिटन या किसी भी फॉर्म में अगर अटर किया जाए तो तलाक वैलिड हो जाएगी। वहीं फ्रेंड्स जो इस्ना अशरी स्कूल है शिया लॉ का, तो शिया लॉ के अंदर उसके लिए एक प्रॉपर अरबी का एक सेंटेंस है जिसको बोलना जरूरी है और ओरली ही बोलना है, तभी वो तलाक वैलिड होगी। और तीसरी चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट कि दो विटनेसेस का होना तलाक के प्रोनाउंसमेंट के टाइम पर जरूरी है, तभी तलाक वैलिड होगी। फ्रेंड्स तलाकुल एहसन देने का तरीका ये है कि एक सिंगल प्रोनाउंसमेंट तलाक का किया जाएगा, आई डिवोर्स यू या मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, और वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ओरल या रिटन हो सकता है, दोनों ही ऐसे तरीके हो सकते हैं। लेकिन इसकी इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ तुहुर, यानी पीरियड ऑफ प्योरिटी, जो पाकी का, वाइफ की पाकी का पीरियड है जबकि वो पाक है, इन विच पीरियड शी इज नॉट अंडर हर मेंस्ट्रुएशन, तो उस पीरियड के अंदर तलाक देनी है, जिसमें उस पीरियड में जिसमें कि कोई इंटरकोर्स ना हुआ हो। और उसके बाद फ्रेंड्स वो तलाक जो है उसका इद्दत पीरियड जो होगा वो 3 मंथ्स होगा, या फिर इफ द वाइफ इज प्रेग्नेंट तो अंटिल डिलीवरी वो पीरियड होगा। तो उस पूरे पीरियड में जो इद्दत का पीरियड है उसमें कभी भी अगर हस्बैंड चाहे, उसको लगता है कि नहीं सुलह हो सकती है, दोबारा मैं इस वाइफ के साथ रह सकता हूँ, तो वो एक वेटिंग पीरियड दिया गया है, जबकि वो दोबारा अपनी वाइफ को वापस ले सकता है बगैर दोबारा से उसके साथ निकाह किए। तो फ्रेंड्स ये तलाक जो है ये तब इरिवोकेबल हो जाएगी जब इद्दत पीरियड पूरा हो जाएगा, यानी एक ही बार तलाक को प्रोनाउंस किया, पीरियड ऑफ प्योरिटी में किया, और फ्रेंड्स इद्दत पीरियड का वेट किया, जो कि 3 मंथ्स भी हो सकता है, जनरली 3 मंथ्स होगा, इफ वाइफ इज प्रेग्नेंट तब अंटिल डिलीवरी होगा। तो उस पीरियड में अगर चाहे तो वो अपनी तलाक को रिवोक कर सकता है, वापस ले सकता है। लेकिन वंस दिस पीरियड गेट्स कंप्लीटेड, जैसे ही इद्दत पीरियड पूरा हुआ तो वो तलाक कंप्लीट और फाइनल हो जाएगी, उसके बाद फिर वो अपनी वाइफ को वापस लेने का उसका कोई राइट नहीं है। अब फ्रेंड इसकी कुछ और कंडीशंस देख लेते हैं। अगर मान लीजिए कि मैरिज जो है, शादी कंसमेट ही नहीं हुई है, यानी एक बार भी कभी हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में इंटरकोर्स नहीं हुआ है, कंसमेशन ऑफ मैरिज नहीं हुआ है, तो फिर ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑल्सो उसको तलाक दिया जा सकता है। उसके साथ ही फ्रेंड्स अगर हस्बैंड और वाइफ सेपरेटली रहते हैं, साथ में नहीं रहते हैं, तो तब भी ये जो मेंस्ट्रुएशन वाली कंडीशन है, यानी प्योरिटी में ही तलाक देनी है, पाकी के ही पीरियड में देनी है, वो तभी भी अप्लाई नहीं होगी। और फ्रेंड्स अगर मान लीजिए कि बियॉन्ड द एज ऑफ मेंस्ट्रुएशन है, जो वाइफ है उसकी एज जो है वो गुजर चुकी है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स वाली, मेनोपॉज हो चुका है, वो बूढ़ी है, एक एज के बाद अगर तलाक दी जाती है तो तब भी ये वाली जो प्योरिटी वाली जो कंडीशन है वो एप्लीकेबल नहीं होगी। और फ्रेंड्स अगर रिटन डिवोर्स दी जा रही है, लिखित में अगर दी जा रही है, तब भी ये पाकी वाली जो कंडीशन है उसकी जरूरत नहीं है उसको फुलफिल करने की, यानी पाकी ही जरूरी नहीं है, ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन साइकिल आल्सो इट कैन बी रिटन एंड गिवन। फ्रेंड्स तलाकुल हसन जो है, जो थोड़ा सा लेस अप्रूव्ड है लेकिन अप्रूव्ड फॉर्म ऑफ तलाक है ये भी, इसमें फ्रेंड्स सक्सेसिव प्रोनाउंसमेंट्स होते हैं 3 बार, 3 अलग अलग पीरियड्स ऑफ प्योरिटी में, वाइफ के 3 अलग अलग पीरियड्स ऑफ पाकी में।
इन विच दे हैड नो इंटरकोर्स, द हस्बैंड एंड वाइफ हैड नो इंटरकोर्स। यानी जैसे एक बार तलाक दिया, उसके बाद फिर उसने वेट किया अगला पीरियड ऑफ प्योरिटी के आने का, अगले उसके पाकी के पीरियड आने का। फिर अगली बार उसने जब पाकी का पीरियड आया, फिर दूसरी तलाक दी, फिर वेट किया, फिर से उसका पाकी का पीरियड आया, और तीसरी बार तीसरा पीरियड आया पाकी वाला, तब उसने उसको तलाक दिया। तब वो तलाक फाइनल और इरिवोकेबल हो जाएगी। यानी कि इसके बीच में जो 2 पीरियड्स ऑफ प्योरिटी, पाकी के पीरियड्स जो 2 मंथ्स गुजरे, उसमें ये चांस दिया गया है हस्बैंड को कि चाहे तो अपनी वाइफ को वापस ले सकता है। तो फ्रेंड्स, जो बहुत ढेर सारे सक्सेसिव प्रोनाउंसमेंट्स होते थे, चाहे जितनी भी बार वापस ले ले अपनी वाइफ को, उस पे यहाँ पे रोक लगा दी गई, लिमिट कर दिया गया, और सिर्फ 2 चांस ही दिए गए हैं। यानी 2 बार प्रोनाउंस करने के बाद डिवोर्स को वो फिर से ले सकता है। लेकिन जब वो तीसरी बार, तीसरे पीरियड ऑफ प्योरिटी में उसने एक बार जब तलाक प्रोनाउंस कर दी, फिर वो अपनी वाइफ को वापस नहीं ले सकता है, और वो तलाक जो है इरिवोकेबल हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इसका जो एक पेक्यूलर फीचर है वो यही है कि 3 चांसेस दिए गए, 2 चांसेस दिए गए हैं अपनी वाइफ को वापस लेने का। तो इससे वाइफ जो है, औरत जो है, बहुत अननेसेसरी हैरेसमेंट से बच जाती है। फ्रेंड्स, तलाकुल बिदत जो है वो स्टार्ट हुई एक्चुअली जो थर्ड खलीफा थे ऑफ इस्लाम, उनके दौर में, जो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थे, उनके टाइम में ये वाली प्रैक्टिस स्टार्ट हुई। इसको हम एक सेपरेट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे कि ये क्यों स्टार्ट हुई और इसके पीछे क्या रीजंस थे, किस वजह से इसको वैलिड माना जाने लगा। तो यहाँ पे सिर्फ हम ये समझ लेते हैं कि ये है क्या। तो फ्रेंड्स, इसके 2 तरीके हैं इसको भी देने के, एक ट्रिपल डिवोर्स है और एक 1 इरिवोकेबल डिवोर्स है। तो ये ट्रिपल डिवोर्स क्या चीज़ है? ट्रिपल डिवोर्स हम उसको कहते हैं, या 3 तलाक उसको कहते हैं, जो एक ही सेंटेंस में चाहे 3 बार कह दिया जाए, तलाक तलाक तलाक, या मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, या फिर एक ही पीरियड ऑफ प्योरिटी में, एक ही मंथ के अंदर, एक ही पीरियड के अंदर भी अगर ये तलाक दी जाएगी, 3 बार कह दी जाएगी, तो भी इसको हम ट्रिपल डिवोर्स की कैटेगरी में ही रखेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली तलाकुल सुन्नत वाली कैटेगरी जो भी हमने पढ़ी उसमें फिट नहीं होती है। तो एक ही पीरियड में जो दी जाएगी वो अप्रूव्ड तलाक नहीं होगी। तो ये दोनों ही तरह की जो तलाक है ये रिकॉग्नाइज्ड है, वैलिड हो जाएगी तलाक, लेकिन ये इसको सिंफुल कहा गया है, यानी इसको देने से बहुत ज्यादा जो इंसान देगा उसको वो गुनाहगार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ट्रिपल डिवोर्स जो है वो एक ही पीरियड ऑफ प्योरिटी में 3 बार देने को कहते हैं, और वो इंस्टेंटली जो है इरिवोकेबल हो जाती है। उसी तरह से 1 इरिवोकेबल डिवोर्स जो है, अगर इस तरह कह दी जाए कि मैं तुम्हें 100 बार तलाक देता हूँ, या मैं तुम्हें तलाकुल बैन से तलाक देता हूँ, तलाकुल बैन या ट्रिपल डिवोर्स से तलाक देता हूँ, इसका मतलब ये होता है कि मेरी इंटेंशन ये है कि मैं इस तलाक को फौरन ही इरिवोकेबल या फौरन ही कंप्लीट और फाइनल देना चाहता हूँ। तो ये वाली इंटेंशन से जो दी जाएगी उसको हम 1 इरिवोकेबल डिवोर्स कहते हैं। तो इसके बाद जो है वाइफ 3 पीरियड्स तक अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल के, या फिर अंटिल डिलीवरी इफ शी इज प्रेग्नेंट, वो इद्दत करेगी। और इद्दत जो है उसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगी। तो इद्दत एक्चुअली एक वेटिंग पीरियड है जिसके दौरान वाइफ रीमैरी नहीं कर सकती है। तो उस पीरियड के बाद ही वो फिर किसी से भी शादी जिससे वो चाहे कर सकती है, सिवाय इस हस्बैंड के जिसने उसको तलाक दी है। उसके लिए कुछ अलग कंडीशंस है, उसके साथ अगर दोबारा से उसको शादी करनी है। तो फ्रेंड्स, ये जो 2 तरह की तलाक है ये बिल्कुल भी इस्लाम में अप्रूव्ड तलाक नहीं है, लेकिन इससे तलाक देने से तलाक वैलिड मान ली जाती है। फ्रेंड्स, ये वाली तलाक जो है ये शिया लॉ रिकॉग्नाइज नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ सुन्नी लॉ ही रिकॉग्नाइज करता है। अब फ्रेंड्स, देख लेते हैं कि जो तलाक कंपल्जन में दी गई, यानी जोर जबरदस्ती किसी ने की, किसी ने धमकाया, या फिर अगर उसको कोई प्रेशर है घर वालों का या किसी का भी, उसमें अगर कोई मेल अपनी वाइफ को तलाक दे देता है, या फिर गुस्से में दे देता है, या फिर मजाक में दे देता है, या वॉलंटरली इंटॉक्सिकेट होकर, यानी कोई नशे वाली चीज उसने जो कि खुद जानबूझ कर ली हो, उस हालत में भी अगर वो तलाक देता है, तो हनफी लॉ इसको रिकॉग्नाइज करता है। ये हनफी लॉ में ये वाली तलाक जो है ये वैलिड मानी जाएगी। लेकिन जो अदर 3 स्कूल्स हैं सुन्नी लॉ के, उनमें ये इनवैलिड है, और जो शिया लॉ है उसमें भी ये तलाक इनवैलिड होगी, जो कि गुस्से या मजाक में दी जाएगी। लेकिन हनफी लॉ में कंप्लीटली वैलिड और फाइनल हो जाएगी। अब फ्रेंड्स, कंटिंजेंट तलाक जो है, कंटिंजेंट मीन्स कोई चीज जो कि किसी दूसरी चीज पर डिपेंडेंट हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कहा जाए कि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम मेरी बीवी नहीं रहोगी, या मेरी तुमको तलाक हो जाएगी। तो ये जो कंटिंजेंट वाली जो डिवोर्स है, यानी कंडीशनल वाली जो डिवोर्स है, ये सिर्फ और सिर्फ सुन्नी लॉ में वैलिड है, शिया लॉ में वैलिड नहीं है। यानी सुन्नी लॉ में अगर कोई कंडीशनली कहते हैं कि अगर तुमने ये काम किया तलाक हो जाएगी, और अगर वाइफ ने वो काम कर लिया तो वो भी तलाक वैलिड हो जाती है।
अब देख लेते हैं इला क्या है। इला मीन्स वो ऑफ कॉन्टिनेंस, यानी कसम खा लेना कि मैं तुम्हारे साथ इंटरकोर्स नहीं करूंगा। अपनी वाइफ से हस्बैंड कसम खा लेता है कि मैं तुम्हारे साथ इंटरकोर्स नहीं करूंगा, और इस कसम को खाए हुए 4 महीना गुजर जाए। तो फ्रेंड्स, ये एक काइंड ऑफ पनिशमेंट है। ये वाला जो सेपरेशन है, जो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज है, शादी का टूटना है, ये एक हस्बैंड के लिए पनिशमेंट है कि क्योंकि उसने अननेसेसरी हरासमेंट किया वाइफ का, उसको कहा कि नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा या तुम्हारे साथ इंटरकोर्स नहीं करूंगा, और उसने इस तरह से 4 महीने गुजरने दिए। तो 4 महीने के बाद जो शादी है उसको हनफी लॉ में तो मान लिया जाएगा ऑटोमेटिकली कि वो टूट गई है, लेकिन फ्रेंड्स जो शिया लॉ है वो उसको मानता है, और शाफई और अदर जो 3 स्कूल्स हैं सुन्नीज के, वो भी ये मानते हैं कि वाइफ के लिए एक वैलिड ग्राउंड ऑफ डिवोर्स है। यानी इस ग्राउंड के ऊपर कि मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ ये किया, वो डिवोर्स सीख कर सकती है। लेकिन हनीफी लॉ कहता है कि इसको ये ऑटोमेटिकली मैरिज जो है वो डिसॉल्व हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, अब इसको जो है फिर वापस अगर वो चाहता है कि इसको वापस ले लूं, मैं रिवोक कर लूं अपने इस डिवोर्स को, तो वो कैसे कर सकता है? तो फ्रेंड्स, विद इन 4 मंथ्स तो वो कोहैबिटेशन करके, यानी वाइफ के साथ इंटरकोर्स करके उसको, या फिर वर्बली कह के कि मैं वापस लेता हूं अपनी बात को, वो इसको रिवोक कर सकता है। लेकिन 4 मंथ्स के गुजरने के बाद अगर वाइफ चाहेगी तो वाइफ की कंसेंट से ही सिर्फ वो वापस इस तलाक को ले सकता है, और वो दोनों एज हस्बैंड एंड वाइफ फिर से रह सकते हैं। फ्रेंड्स, अब देखते हैं जिहर क्या चीज है। जिहर लिटरली इसका मीनिंग है इंजूरियस कंपैरिजन, यानी किसी ऐसे रिलेशन से हस्बैंड अपनी वाइफ को कंपेयर कर दे जो प्रोहिबिटेड डिग्रीज में आता है, जिससे वो शादी नहीं कर सकता। जैसे कि अपनी वाइफ को वो माँ कह के एड्रेस करे या बहन कह के एड्रेस करे कि तू मेरी माँ जैसी है या मेरी बहन जैसी है, या कोई भी ऐसी प्रोहिबिटेड डिग्री जिसमें निकाह या मैरिज जो है वो लॉफुल नहीं है, जो प्रोहिबिटेड है, उससे कंपेयर करता है इंटेंशनली। तो वहां पर क्या होता है फ्रेंड्स, के जो कोहैबिटेशन है, जो इन दोनों के बीच का इंटरकोर्स है, वो अनलॉफुल हो जाता है। और वाइफ के लिए, सेकेंडली वाइफ के लिए एक ग्राउंड हो जाता है कि वो अपने हस्बैंड से डिवोर्स सीख कर सकती है, इस बिना पर कि इसने मुझे इस तरह से कंपेयर किया अपने किसी प्रोहिबिटेड डिग्रीज के साथ। तो ये भी जो है, इसको भी एक फॉर्म ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज में डाल दिया गया है। तो फ्रेंड्स, शिया लॉ जो है, लेकिन तो उसके अंदर 2 विटनेसेस की जरूरत है जो इस बात को टेस्टिफाई करें कि हाँ, इस इंसान ने, इस आदमी ने अपनी वाइफ को फला फला से कंपेयर किया जो कि इसकी प्रोहिबिटेड डिग्रीज में आता है। तो फ्रेंड्स, इसका जो रिवोकेशन हो सकता है वो कफारा देकर अदा किया जा सकता है, कफारा अदा करके इसको रिवोक किया जा सकता है। लेकिन जनरली ये माना जाता है कि अगर उसने ऐसा किया तो मैरिज डिसॉल्व हो जाएगी। तो ये हमने वो वाला डिसोल्यूशन ऑफ मैरिजेस के मोड्स देखे जो कि हस्बैंड के एक्ट से किए जा सकती है, जिस तरह से मैरिज डिसॉल्व। अब वाइफ के एक्ट से किस तरह डिसॉल्व हो सकती है, या दोनों की म्यूचुअल कंसेंट से, उसको हम आगे सेपरेट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।